सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो राहुल एग्जाम एक्सप्रेस का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें सेट नंबर 4 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, ये सभी वीडियो का लिंक कमेंट में आपके पास भेज देंगे। ठीक है, तो जानना ना समझ लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसका सेट नंबर 4 हल कराते हैं आपको हम। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सेट नंबर 4 है और प्रश्न नंबर पहला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। ठीक है, जब कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो तो उनका सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो प्यारे बच्चों, पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, डी। अब इसके बाद एक शून्योत्तर परमेय संख्या, एक शून्योत्तर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। देखो, शून्योत्तर संख्या होती है शून्य को छोड़ के कोई संख्या ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं देखना इसको। प्रश्न नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे शून्योत्तर यानी जीरो को छोड़ के कोई सी संख्या ले लो आप। ठीक है, जैसे मान लो आपने 3 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया। ठीक है, ये शून्योत्तर संख्या। और शून्योत्तर संख्या में एक अपरमेय संख्या का भाग लगाया जाता है। तो अपरमेय संख्या √2 है, √7 है, ठीक, √11 है और √ मान लो आपका है 19। ठीक, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, ये हमेशा आपकी एक अपरमेय संख्या ही रहेंगी। क्या है ये? अपरमेय संख्या होगी। ठीक, तो इसमें विकल्प यानी गलत दे रखा है, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, अपरमेय संख्या। यानी कि शून्योत्तर संख्या में, एक बार फिर समझिए, शून्योत्तर संख्या में अपरमेय संख्या का गुणा करेंगे, ठीक, तब भी अपरमेय रहेगी। देखो, शून्योत्तर संख्या में अगर अपरमेय संख्या का गुणा करेंगे तो वो संख्या अपरमेय रहेगी, और शून्योत्तर संख्या में अपरमेय संख्या जोड़ेंगे तब भी अपरमेय संख्या रहेगी, और शून्योत्तर संख्या में अपरमेय संख्या घटाएंगे तब भी अपरमेय संख्या रहेगी। ठीक है, यहाँ पे शून्योत्तर संख्या में अपरमेय संख्या का भाग लगाया गया तो ये आपकी अपरमेय संख्या रहेगी। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। तो भैया, यानी कि शून्योत्तर संख्या में अपरमेय संख्या का भाग लगाया जाएगा तो सदैव अपरमेय संख्या ही रहेगी। ठीक, प्रश्न नंबर 3 देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है m बराबर 5 और इसके बाद n बराबर है m + 7। तो m बराबर 5 है तो n की जगह पे m की जगह 5 लगा दीजिए। ठीक, तो n बराबर हो जाएगा आपका 5 + 7, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 12। और हमें इसका जो मान निकालना है m² + n² का मान निकालना है। तो m का मान 5 है और n का मान 12 है, तो लगा दीजिए। तो √ कितना हो जाएगा ये हमारा 5 का वर्ग, इधर 12 का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा √ 25 + 144, तो √ 169, और 169 को 13 लिखा जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, मिलाओ 13 कहाँ पर है? सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है इसका, वो भी देख लो। प्रश्न नंबर 4 है 38 25 के अभाज्य गुणनखंड है। चलिए काटिए इसे, पहले 3 से काटिए। तो देखो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 बचा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। फिर 3 से काटो, 3 × 4 = 12 और 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। अब ये कटेगा 5 से हमारा, 5 × 8 = 40 और 5 × 8 = 40, 5 × 25। ठीक, फिर 5 से काटो, 5 × 8 = 40 करे ना यार हम। फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35। अब 17 से 17 × 1 = 17। तो इसके गुणनखंड कितने आए हैं? 3 × 3, 5 × 5 × 17। तो देखो कहाँ पर है ये विकल्प? ये विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर, यहाँ पे अनुपात दे रखा है, यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर C1/C2। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों
यानी कि यहाँ पे ये तीनों आपस में बराबर है। जब ये तीनों बराबर आपस यानी कि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो ये संपाती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संपाती, यानी संपाती रेखाएं। जब ये ऐसी कंडीशन मिल जाए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी, ठीक, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं ये हमारी। और जब ये वाली कंडीशन बन जाए A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 तो ये समांतर रेखाएं होती है हमारी, समांतर रेखाएं। ठीक, अगर तीनों बराबर है संपाती रेखाएं, अगर ये कटा हुआ बीच में प्रच्छेदी रेखाएं और लास्ट में कटा हुआ है तो समांतर रेखाएं। ठीक, ये याद कर लीजिए बेटा, बहुत ही, यानी कि हर सेट में आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 6, किसी संख्या का 1/3। प्रश्न नंबर 6 लिख लें यहाँ पर, किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 21 है। ठीक, अभी 3 उधर पहुंच जाएगा तो 21 या 63 तो x बराबर हो जाएगा 63। लगाइए टिक भैया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हमारा। तो यहाँ पे कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस का 2x माइनस का p बराबर 0। प्रश्न कह रहा है एक मूल -2 है, एक मूल -2 है। तो प्यारे बच्चों x बराबर -2 रखने पर x की जगह पर -2 लगा दो। जब x की जगह पर -2 लगाएंगे हम तो देखो -2 का वर्ग और +2 गुणा -2 माइनस p बराबर 0। तो हो जाएगा ये 4 प्लस माइनस -4 और -p बराबर 0। तो ये से कट जाएगा हमारा, तो -p बराबर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कौन सा विकल्प है इसमें? ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपका विकल्प नंबर ए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पे पहुंच रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है, f(x) बराबर 3 - x और प्लस का 2x²। और प्यारे बच्चों x बराबर 3 रखने पर, ये 9th क्लास का सवाल है यार, ये बहुपद आपने पढ़ा हो तो x की जगह पे 3 लगा दीजिए। तो यहाँ पर 3 और 3 माइनस x की जगह पे 3 लगना, x की जगह पे 3 रखना। ठीक है, 3 और +2 और इधर 3 का वर्ग हो जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा। तो 3 3 9, 9 दूनी 18 बन गया हमारा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक, कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, एक त्रिभुज बनाएंगे हम। ABC, ठीक है, एक त्रिभुज ABC बनाया और ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे कह रहा है AB बराबर AC, यानी प्यारे बच्चों ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक, तो ये तीसरी भुजा आधार बचती है। ठीक, तो आधार पर बने कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण हमारे आपस में बराबर होंगे, तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको और समझ लो, दूसरा चित्र समझा देते। जैसे ये है हमारा त्रिभुज एक, ठीक, इसका नाम है मान लो PQR। अब प्यारे बच्चों हमने मान के चलो ये वाली दोनों भुजाएं बराबर कर दी। जब ये दोनों भुजाएं बराबर कर दी हैं तो ये वाली भुजा बची है, तो इस भुजा पे जो दो कोण बने हैं ये दोनों आपस में बराबर होंगे, कोण P बराबर कोण R, इस प्रकार। ठीक है, चलिए भैया अगला सवाल देखिए। प्रश्न नंबर 11 है हमारा यहाँ पे, यानी 5 के 2 क्रमिक गुणजों का गुणनफल 300 है तब संख्याएं हैं। देखो ये कह रहा 5 के 2 क्रमिक पूर्णांकों यानी पूर्णांक गुणजों का योगफल 300 है तब संख्याएं हैं। तो देखो यही तो है, ये 5 के गुणज भी हैं, अरे 5 तो 15, 5 चौक 20, ये क्रमिक गुणनखंड, इनका गुणा करेंगे 300 बन जाएगा, 15 दूनी 300। तो इसका विकल्प नंबर D हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हमारा 12 है,
तो उस एपी जिसके प्रथम दो पद यानी एपी यानी समांतर श्रेणी हमारी दे रखी है -3 और उसके बाद 4। ठीक, ये दे रखे 21वां पद होगा इसका। तो प्यारे बच्चों ए बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है -3 और डी बराबर क्या करें 4 में से इसको घटाएंगे तो 4 माइनस फिर -3 तो कितना हो जाएगा ये 4 + 3 तो आपका 7 हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसका 21वां पद। ठीक है, तो 21वां पद लिखा जाता है ए 21 बराबर a + 20 d ये लिखा जाता है। तो a का मान -3 है प्लस 20 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा ये और 7 7 दूनी 14 140 हो जाएगा। अब 140 में से 3 घटाएंगे तो हमारा निकलेगा 140 में से 3 घटाएंगे तो 137 निकलेगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर सही हो गया और इसमें ये आंसर दिया नहीं तो आंसर भैया गलत है, लेकिन हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, वो कैसे करते हैं देखना। इसका आंसर यही होगा, आंसर गलत है उसका। प्रश्न नंबर 13 देखिए, बिंदु हमारे पास है 0,5 और उसके बाद -5,0। तो प्यारे बच्चों आपको थोड़ा बता दूं, ये वाला होता है x1 और ये वाला होता है, तेरी पेन भी तो नहीं चल रहे, y1 और ये होता है x2 और ये होता है y2। तो बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर। बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर सूत्र लगा देंगे √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। ये मान लगा दो यहाँ पर √x1 का मान 0 और x2 का मान -5 प्लस का 5 हो जाएगा प्लस y1 का मान 5 और y2 का मान 0 इसका होल वर्ग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये 25 और ये 25 हो जाएगा हमारा, तो आपका ये 50 बन जाएगा। और 50 को क्या लिखेंगे आप, 5 × 5 × 2। ठीक, और ये 5 का जोड़ा बन गया तो 5 √2 मात्रक, इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 कैसे करते हैं वो देखिए। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, यहाँ पे a बराबर दे रखा है 30 अंश। तो हमें इसका मान ज्ञात करना 1 + tan² a बटा 1 + cot², इसका मान ज्ञात करना। चलिए कैसे करते देखना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे लिखेंगे 1 + a की जगह पे 30 लगाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan² 30 बटा 1 + a की जगह पे 30 cot² 30। अब यहाँ पे आपको मान पता होने चाहिए। तो 1 + tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 और इस पे घात 2 तो इस पे घात 2 लगा देंगे बटा 1 + और cot 30 का मान √3 होता है और इस पे घात 2 लगा दें इस प्रकार। ठीक, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम, तो ये 1 + 1 का वर्ग 1 और इसका अंडर हट जाएगा तो 1/3 बन जाएगा बटा ये 1 + ये बनेगा 3। अब हमारा ये हो जाएगा 3 × 3 और 1 4। तो प्यारे बच्चों 4/3 और बटा 4। तो आपको पता होना चाहिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो ये संख्या यहाँ जाएगी और ये वाली यहाँ आएगी। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 4/12 और 4 × 4 4 3 12, तो इसका आंसर निकलेगा 1/3। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न नंबर, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, फिर 15 कैसे करते वो देख लेना।
प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है यदि यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो प्यारे बच्चों मान के चलें गोले की त्रिज्या इस समय हमारी आर है, तो माना गोले की त्रिज्या आर है। कितनी है? आर है। तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या आर है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। जब गोले की त्रिज्या हमने आर मान ली है, प्यारे बच्चों गोले की त्रिज्या हमने आर मान ली है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है। अब प्रश्न अब दूसरी भाषा में कह रहा है, फिर आगे कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यानी ये आर है, अब गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो त्रिज्या यानी कि यहाँ पे देखें त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आर बराबर 2r कर लीजिए इस प्रकार। ठीक। तो गोलीय यानी कि तो उसका जो क्षेत्रफल है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई और आर की जगह पे हम लिखेंगे 2r का वर्ग इतना। ठीक। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा ये हमारा, ये 4 यानी 4 पाई और गुणा, तो कितना हो जाएगा 4 पाई यानी 4r स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 पाई आर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों थोड़ा यहाँ ध्यान समझना, देखो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर था। जब गोले की त्रिज्या दोगुनी कर देगी तो कितना हो गया? 16 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो कितना बढ़ गया? ये 4 था और ये 16 हो गया, तो कितना बढ़ गया? यहाँ से 4 था, ये 16 था, कितना 12 बढ़ गया। तो यहाँ पे 12 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और बटा, अरे भैया पहले था 4 पाई आर स्क्वायर, जब त्रिज्या दोगुनी कर देगी तो आपका हो गया 16 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को आपस में घटाना है, तो 16 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 12 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हमें 12 पाई आर को प्रतिशत में चेंज करना है, तो इन दोनों घटाया तो 12 पाई आर स्क्वायर, और पहले फिर ये रखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और गुणा 100। आपको पता है किसी संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का भाग लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो पाई आर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा और 4 एकम 4 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे 100 बचा हुआ, यहाँ पे 3 बचा हुआ, तो आपका हो जाएगा 300%। इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है हमारा। तो प्रश्न नंबर 16 देखिए आप। एक दंड की लंबाई उसकी छाया का अनुपात इतना है। ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? देखो समझो प्यारे बच्चों, एक आपका एक दंड है और ये इसकी छाया है। ठीक, यहां से इसको ऐसे मिला देंगे। ये देखो ये दंड है हमारा, इसका नाम है ए बी और ये सी। तो प्रश्न कह रहा है उस दंड की लंबाई। तो प्यारे बच्चों दंड की लंबाई कितनी हमारी BC है, तो यहाँ पे लिख लो भैया BC। ठीक है। और उसकी छाया, ये क्या इसकी छाया है। ठीक, तो यहाँ लिख दो AB और बराबर कितना दे रखा है 1/√3। देखो अब BC का मान कितना 1 है और AB का मान कितना √3 है, तो इसका मान 1 है, इसका मान √3 है। तो प्यारे बच्चों ये हमें tan थीटा का मान बताना है इसका। ठीक है। तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan में ही देखिए ये मान किसका है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 30 का। तो tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर हमारा 30 से निकलेगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 17।
तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 ये टेबल दे रखी है। अब यहाँ पे सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे और देखो मध्यमान को x बोला जाता है, ठीक है, और ये बारंबारता को f से लिखा जाता है। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए, आधा करिए, ठीक, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, फिर 2 का आधा करेंगे 1, इन दोनों को जोड़ो 6 और 6 का आधा 3, इन दोनों को जोड़ो 10, 10 का आधा 5, इन दोनों को जोड़ो 14, 14 का आधा 7, अब इन दोनों को जोड़ो 18, 18 का आधा 9, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो 3 एकन 3, और फिर 1 का 3 में करेंगे 3 रहेगा, 5 25 रहेगा, अब 7 चौक 28 हो जाएगा, अब 9 सत्ते 63 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। जब प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे तो 122 निकल के आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 20 निकल के आएगा। अब हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर, ठीक, तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा XF और बटा सिग्मा F, ये सूत्र होता है। मान लगा देंगे इसका, तो 122 बटा 20, ठीक, 2 से काट दीजिए इसे, 2 एकन 2, फिर 2 छंग 12 और 2 एकन 2, तो इसमें 10 का भाग लगाएंगे तो हमारा निकलेगा 6.1, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.1 और विकल्प नंबर डी हो जाएगा इसका। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न को भाई नोट जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, 18 में हमें माध्यक ज्ञात करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो आपको एक सूत्र याद करना, आप इसे मान लगा दीजिए, तो 3 गुणा माध्य माध्यक बराबर, बहुलक कितना है, बहुलक है 28 प्लस 2 गुणा, और माध्य कितना है 24.1, 24.1 इसका माध्य है। इसको हल करिए तो 3 गुणा माध्यक बराबर 28 प्लस, तो 2 दूनी 2 एकन 2, 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तुम्हारा इधर तो ऐसे ही चलेगा, बराबर, तो ये हो जाएगा 8 और 8 16 हासिल 8 और 8 16 हासिल 1 4 और 2 6 और 1 7 और 0.2। अब इसमें 3 का लगा दीजिए भाग, तो देखो 3 एकन 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और दशमलव 3 चौक 12, तो माध्यक बराबर हो जाएगा 25.4, ये इसका आंसर होगा, ठीक, जल्दी से नोट कर लो इसको। इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 19, ठीक है। तो 19 में देखिए प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग है। देखो बहुलक कैसे बताते हैं, देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी प्यारे बच्चों 23 है। तो 23 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल है, 20 से 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 30, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला, माध्यक एवं बहुलक के बीच का संबंध होगा। तो अभी मैंने सूत्र आपको बताया था, ठीक है, जो अभी मैंने सूत्र बताया देखिए। अब ये कौन सा सूत्र है, देखो यहाँ से अगर बहुलक को ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो बहुलक को ज्ञात करेंगे तो प्यारे बच्चों इस माध्यक को इधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। अभी भाई दिखाई नहीं दे रहा आपको, है, चलो जूम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ये आपका सूत्र है, ठीक। अगर इस बहुलक, मान लो बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है तो इस माध्यक को उधर भेजिए, आप इस माध्यक को उधर भेजिए, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब नहीं तो और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माध्यक लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे 3 गुणा माध्य है, माध्यक है, ठीक। फिर यहाँ पे बहुलक है, तो बहुलक ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुलक ज्ञात करेंगे तो ये वाला आगे रहेगा और ये वाला पीछे रहेगा आपका, ठीक। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर पहला देखिए अब प्रश्न नंबर 21 का क्या है हमारा, यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे जो दिया हुआ है गोले का वक्र पृष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ दे रखा 36 पाई, ठीक है। और गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। तो पहले जो पाई से पाई काट दीजिए। अब यहाँ से 4 एकन 4, 4 नेम 36, तो आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर √9, तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब निकालना गोले का आयतन। गोले का आयतन, तो इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर की जगह पे 3 लगा देना है, ठीक है। तो 4/3 पाई, तो यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 से 3 काट दीजिए। तो 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से प्रश्न को नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। चलिए कैसे करते हैं देखना। वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लिया करें। खा नंबर 21 का खा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या। माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर p/q। फिर आगे कोष्टक में लिखेंगे जहां p तथा q पूर्णांक है, फिर q नॉट इक्वल 0, इतना। चलिए अब प्यारे बच्चों, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लीजिए। तो इसका गुणा इसमें करो और इसका इसमें करो, तो हमारा हो जाएगा √2q बराबर p। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2q का होल वर्ग बराबर p का वर्ग। तो प्यारे बच्चों इसका अंडर उठ जाएगा, तो 2q² बराबर p² हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 जाएगा भाग में, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जो p² है वो 2 से विभाजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम p² 2 से विभाजित है। फिर नई लाइन से लिखेंगे p भी 2 से विभाजित है, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे हम, अब p की जगह पे, यहाँ पर p की जगह पर 2k लगाएंगे, ठीक है। तो p बराबर 2k। देखो यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2k लगाएंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3k लगाते, अगर यहाँ पे 5 होता तो 5k लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो p की जगह पे 2k, p बराबर 2k, समीकरण 1। और प्यारे बच्चों इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर a में रखने पर इसको a माना, इसको 1 मान लिया, तो p बराबर 2k समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे लगा दीजिए। तो हमारा हो जाएगा ये 2q² बराबर 2k का होल वर्ग, इतना। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2q² बराबर हो जाएगा 4k²। फिर 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2k² बराबर हो जाएगा हमारा q²। अब ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 जाएगा q के नीचे, तो q²/2 हो जाएगा। तो यहीं पे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे, अरे भैया ये 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा q² के नीचे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे q² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो नई लाइन से लिखेंगे q भी 2 से विभाजित है, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर हमारा 2, ठीक। अब यहाँ से थोड़ी हिंदी लिखेंगे अब हम, ठीक। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए पहले आप, ठीक। और हिंदी क्या लिखी जाएगी वो यहाँ पे देखिए। जो हटा दें हम,
देखो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो इसी के बारे में हिंदी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q, देखो प्यारे बच्चों P यानी P 2 से विभाजित है, तो यहाँ पे Q 2 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यानी कि P में देखो, इस P में 2 का भाग लग रहा है, कहाँ चला गया यार, इस P में 2 का भाग लग रहा है, Q में 2 का भाग लग रहा है, तो P और Q जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ को दूसरी भाषा में मासा बोलते हैं, ठीक है। तो P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है, तो उभयनिष्ठ की जगह पे आप मासा भी ले सकते हो, ठीक है, यानी P तथा Q का मासा 2 है, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो नई लाइन से लिखेंगे अतः √2 एक परमेय संख्या है। फिर नई लाइन से लिखेंगे लेकिन विरोधाभास प्रमेय से, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरमेय संख्या है। बस प्यारे बच्चों ये हमारा हल हो गया, ठीक है। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। पहले इसकी स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे आप, ठीक, ये करने के बाद इधर ये वाला करके लाएंगे आप। तो इतना करने के बाद ये लास्ट में ये लिखने के बाद ये लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। अब प्रश्न नंबर है हमारा गा, ठीक, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसे कैसे करेंगे देखना। तो 21 का है हमारा गा नंबर। तो यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, यानी बिंदु x और y, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों थोड़ा समझा दे इसमें हम, यानी बिंदु x और y, देखो जहां पर 2 बिंदु दिए हों, देखो जिन बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा हो, देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा है, ठीक है। तो ये एक लाइन खींचेंगे, ठीक, और ये वाले बिंदु दोनों किनारे पे रखेंगे और इसको बीच में रखा जाएगा, हमेशा बता रहा हूँ, ठीक। ये बिंदु 3,6 और -3,4 है, तो ये वाले एक लाइन खींचने के बाद ये किनारे पे रखे जाएंगे और ये वाला बिंदु हमेशा बीच पे रखा जाएगा, यानी बीच में रखेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे हम, इस प्रकार। तो यहाँ पे A और यहाँ पर B, तो A के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं, 3,6 और B के निर्देशांक है -3,4। अब यहाँ पे लिखेंगे x, y। तो यहाँ पे लिख लो P। तो प्यारे बच्चों AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे AP के बीच की दूरी और बराबर PB बीच की दूरी। अब जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं तो अंडूर नहीं लगाएंगे, खाली सूत्र लिखेंगे x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर, तो x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, इस प्रकार ये। अब लगाओ इसमें मान। अब देखो AP लिखा हुआ, तो A के निर्देशांक है 3,6 और P के हैं x, y, इधर भी लिख लो। तो यहाँ पर P है ऊपर पहले, तो P के निर्देशांक है x, y और B के हैं -3,4। तो इधर वाले बिंदु इधर रखे जाएंगे, इधर वाले इधर रखे जाएंगे। तो x1 का मान 3 और x2 का मान x और इसका होल वर्ग
प्लस y1 का मान 6 और y2 का मान 22 और इसका होल वर्ग बराबर, इधर x1 का मान x है और x2 का मान -3 है तो प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस y1 का मान 22 है और y2 का मान 4 है और इसका होल वर्ग बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर दीजिए, यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग लगाओ तो a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर यानी 3 का वर्ग, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 6x हो जाएगा, प्लस ये 6 का वर्ग और प्लस का 22 और 6 दूनी 12 22 हो जाएगा। ये इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 6x हो जाएगा, प्लस 22 स्क्वायर और प्लस का 4 स्क्वायर माइनस का 8 22 हो जाएगा। चलिए इसकी कटापटी करिए, देखो 3 पे घात 2 और 3 पे घात 2 कट जाएगा, अब y पे घात 2 y पे घात 2 और इसके बाद x पे घात 2 और x पे घात 2, ठीक है, तो जो बचा हुआ उसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पे बचा हुआ माइनस का 6x और प्लस का 36 और ये माइनस का 12y, इधर ये 6x और प्लस का 16 और माइनस का 8y। अब x y वाले एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस का ये 6x है तो इसको उधर लाएंगे तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 12y इसको उधर लेके आएंगे तो प्लस का 8y हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इधर 16 बचा हुआ, अब इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 36 हो गया, तो ये माइनस का 12x और ये माइनस का 4y बराबर ये माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करें, माइनस का 4 कॉमन ले लें, जब माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस का 22 और बराबर माइनस का 20। तो प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कट गया, 4 एकन 4 4 पंजे 20, तो 3x प्लस 22 बराबर 5। ये इसका हल हो गया, ठीक है। चलिए देखो भैया आंसर क्या कह रहा है इसका। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इस 5 को उधर ले आओ, इस 5 को उधर ले आओ, चाहे इतना ही छोड़ दीजिए, कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है। चलिए प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 21 का घाघड़ी। जय श्री राधे। घाघड़ी कैसे करते हैं वो भी देख लो। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि r का मान दे रखा 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो L बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये मान लगा दीजिए। h का मान कितना है, 12 का वर्ग है, ठीक, और r का मान 3.5 का वर्ग है। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 144 और 35 का वर्ग 5 25 और 4 12 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे 4 2 6 यानी 15 56.25 यानी 4 2 6 4 और 1 5 इतना हो जाएगा। अब ये 15 625 होता है ना, 125 का वर्ग होता है, ये 125 का वर्ग और दशमलव के पीछे 2 अंक तो 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए भैया इसको भी नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा इसका 5वां, उससे कैसे करेंगे वो देखना है। तो प्रश्न नंबर है 21 का यहाँ खाली, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु दे रखे a कामा b और इसके बाद है -a कामा b, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए। बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, ये सूत्र होता है। मान लगाओ, x1 का मान कितना है, तो भैया x1 का मान 1 है, सॉरी x1 का मान a है तो a लगा दीजिए। अब x2 का मान -a है तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा और इसका होल वर्ग
प्लस y1 का मान b है, y2 का मान -b है तो प्लस b हो जाएगा और इसका होल वर्ग। तो आपका हो जाएगा a और a 2a का होल वर्ग प्लस b और b 2b का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा 4a² और ये हो जाएगा 4b²। कितना? तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, जो 4 कॉमन लेंगे तो a² प्लस b²। अब आपको पता है 4 को क्या लिखा जाएगा, 4 को 2 लिखा जाएगा, ये बाहर निकल के आ जाएगा तो a² प्लस b² इसका आंसर आ गया। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 4 चम्मच। जल्दी से नोट कर लीजिए भैया, इसको वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब इसके बाद 4 चम्मच है, इसका माध्य ज्ञात करना है और माध्य अभी पीछे हमने आपको बताया था, चलो दोबारा फिर बता दे रहे हैं। प्यारे बच्चों ये 21 का चाह है तो इसमें माध्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले मध्यमान को बारंबारता को f से लिखा जाता है और मध्यमान को x से लिखा जाता है। तो यहाँ पे करना क्या, मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 0 और 10 को जोड़ेंगे कितना 10 आएगा और 10 का आधा करेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने कितने का अंतर है। अरे मध्यमान निकाला जाता है, इनको जोड़ो आधा करो, इनको जोड़ो आधा करके यहाँ लिखो, इनको जोड़ो आधा करके यहाँ लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पे प्रत्येक स्थान पे 10 का अंतर है। तो ये हमने मध्यमान 5 लिख लिया। ठीक है, तो इसमें 10 जोड़ दो, तो 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 और 25 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 और 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 धाम 150 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो 25 सेकंड, 25 हासिल 2, 25 सेकंड 25, 25 2 27 हो जाएगा। अब 9 का 35 में करेंगे तो 9 पन्ना 45 के 5 हासिल 4, 9 3 27, 27 4 31। अब इसे इसका गुणा करेंगे, 7 पन्ना 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28 3 31। गुणा एक बार देख लें हम, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 3 27, 27 4 31 सही है और 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3 और 7 चौक 28 3 31 सही है। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका जोड़ होगा, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, तो इसका जोड़ होगा 13, अरे भैया देखो ऐसे जोड़ लिए, 20 तो ये हो गया 20 और 10 30 और 30 और 10 40, इसका जोड़ 40 हो गया। इससे जोड़िए तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 5 5 10 15 20 की 0 हासिल लगी 2। ठीक, 1 और 5 6, 6 7 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15 और 2 हासिल 17, हासिल 1 लग गई। फिर 3 3 6, 3 3 6 और 6 और 3 9 और 1 10, इसका जोड़ इतना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सूत्र होता समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। चलिए इसको हल कर दीजिए। तो इसका मान है ये हमारा 10 70 और बटा इसका मान है 40, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 4 का भाग इसमें लगा दीजिए ऐसे करके। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे बच गया हमारा 2, इसका ले लिया उतारा। ठीक है, तो 4 छंग 24, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3, तो यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0, 4 सत्ते 28 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लो और 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया। तो 4 का भाग 107 में लगाएंगे तो ये हमारा जाएगा 26.75, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न को पूरा नोट कर लें एक बार जल्दी से और थोड़ा जूम करके दिखा दें आपको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 22। ठीक है, चलिए 22 कैसे करते हैं। 22 का पहला, बाईस का 22
तो यहाँ पे दे रखा है साइन ए माइनस बी बराबर है हमारा 1/2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो साइन है तो साइन में ही देखिए 1/2 किसका है, तो साइन ए माइनस बी तो बराबर साइन 30 का मान होता है। ठीक है, तो साइन से साइन कट जाएगा तो ए माइनस बी बराबर 30 अंश। ये समीकरण नंबर 1 बना हमारा। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर कॉस ए प्लस बी बराबर है 1/2। तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस में ही देखिए कि 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस ए प्लस बी बराबर ये कॉस 60 का मान होता है। ठीक है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो ए प्लस बी बराबर निकलेगा 60 अंश। ये समीकरण नंबर 2 निकला। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे हम। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो प्यारे बच्चों a माइनस बी बराबर 30, इसके बाद a प्लस बी बराबर 60। अब यहाँ लकीर करो तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, a और a, 2a बराबर 90 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये, तो 2 1 2 तो ये 45 बन जाएगा। ठीक है, तो a बराबर निकला हमारा 45। समीकरण 1 या 2 में कहीं पे भी रखना चाहे, समीकरण 2 में रखने पर तो दूसरा समीकरण आपका यही तो है, तो एक ही जगह 45 लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 प्लस बी बराबर 60। 45 को उधर भेज दो तो बी बराबर 60 माइनस 45, तो बी बराबर हमारा निकलेगा 15 अंश। ठीक है, चलिए प्रश्न को पूरा देखें, जल्दी से आगे बढ़िए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा खा खरगोश इसका। ठीक, वो कैसे करते हैं ये देखिए। प्रश्न नंबर हमारा 22 का खा है। तो यहाँ पे समीकरण दे रखे हैं 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक, ये है समीकरण पहला 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर पहला और ये समीकरण नंबर दूसरा है। तो सबसे पहले इसमें x और y के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लकीर करेंगे तो चिन्ह बदलना खाली, ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस। तो अब आपको पता प्लस माइनस कट जाता है, तो ये प्लस 7y हो जाएगा बराबर ये दोनों प्लस है तो 35 हो जाएगा। तो 7 एकन 7, 7 पन्ना 35, तो y बराबर 5। अब y का मान 5 निकल के आया, चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखिए। ठीक है, तो 1 में रखने पर y बराबर 5 निकल के आया तो 1 में रख दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणा 5 बराबर 11। तो प्यारे बच्चों ये 15 बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 11। अब 15 को उधर भेज दो तो हो जाएगा हमारा ये 2x बराबर 11 माइनस 15, तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 4 बचेगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर -2। अब प्यारे बच्चों इसमें एक तीसरा समीकरण और दे रखा है, तो जो तीसरा समीकरण है हमारा y बराबर mx माइनस 3, तो इसमें m का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, m का मान ज्ञात करना, तो जो हमने x y के मान निकालने हैं तो x y के मान यहाँ रख दीजिए दोनों में। तो y का मान कितना है, y का मान 5 है और m और गुणा x का मान -2 है। ठीक, और ये माइनस का 3। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों -3 को उधर भेज दीजिए आप, -3 का +3 है यार यहाँ पर। ये देखो भैया सवाल गलत लिखेंगे तो गलत हो ही जाएगा आपका। तो 3 को उधर भेजेंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस है तो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2m हो जाएगा ये। तो प्यारे बच्चों माइनस का 2m बराबर यहाँ पे 2 बचेगा। अब ये आपका 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो यहाँ पे माइनस का m बचा हुआ, इधर 1 बचा हुआ, तो माइनस का चिन्ह इसमें लग जाएगा, तो m बराबर आपका -1 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न को पूरा देखिए आप। अब प्रश्न नंबर इसका गा गमला है हमारा थेल्स पर में है। ठीक है, इसे कैसे करेंगे वो देखना भैया।
अब जो हमारा ये गा गमला है ये थेल्स प्रमेय है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB और AE बटा AC। तो थेल्स प्रमेय का विलोपन है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रमेय, अच्छी है। तो उसे कैसे करते हैं देखना भैया। तो सबसे पहले एक हमें त्रिभुज बनाना है, उसका नाम रखना ABC। तो प्यारे बच्चों हमने एक त्रिभुज बनाया ये, ठीक है। तो इसका नाम है A, ये B और ये C, ठीक है। यानी यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC, तो AB और ये AC, ठीक है, को क्रमशः D और ये E पर प्रतिच्छेद करे, ठीक, और फिर इन दोनों को मिलाओ, ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। DE समांतर BC, DE समांतर BC। फिर नई लाइन से लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या दिया इसमें, AD बटा AB और बराबर AE बटा AC। यानी कि AD, देखो AD बटा AB, फिर उसके बाद AE बटा AC, ये सिद्ध करना, ठीक है। चलिए भैया कैसे करते हैं देखना। तो नई लाइन से लिखेंगे उपपत्ति में, उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ABC में तो DE समांतर BC, यानी इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है प्यारे बच्चों। जब ये भुजा इसके समांतर है तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगती है आपको, ठीक। तो थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, अब आपको यहाँ पे थेल्स प्रमेय पता होनी चाहिए। तो थेल्स प्रमेय होती है AD बटा DB, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को पलट दीजिए। जो दोनों पक्षों को पलटेंगे तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ये DB बटा AD और बराबर EC और बटा AE, ठीक है। अब इसके बाद दोनों पक्षों को पलटने के बाद दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। जब इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अरे चलो यहाँ पे लिख दें हम DB बटा AD प्लस 1 बराबर EC बटा AE प्लस 1। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, तो इसका गुणा इसमें DB प्लस AD बटा AD बराबर इसका इसमें करेंगे तो EC प्लस AE और बटा AE। अब प्यारे बच्चों एक चीज जरा ध्यान समझना भैया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है BD यानी DB प्लस AD, क्या लिखा हुआ है DB प्लस AD। चित्र यहाँ पे दोबारा बना के दिखा देना है, चित्र बहुत ऊपर की तरफ निकल चुका है हमारा। देखो यहाँ पे A लिखा हुआ, यहाँ पे D लिखा, यहाँ पर E लिखा, यहाँ पर B लिखा, यहाँ पे C लिखा। ध्यान समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है DB प्लस AD। देखो DB प्लस AD, अरे भैया DB प्लस AD को AB लिख सकते हैं ना इसको, तो ये तो हो जाएगा हमारा AB और बटा AD बराबर। अब यहाँ पे EC प्लस AE, तो देखो EC और प्लस AE तो पूरा AC बन जाएगा ना, ये AC बटा AE, ठीक है। तो नई लाइन से लिखेंगे पुनः
पुनः दोनों पक्षों को पलटने पर, पुनः दोनों पक्षों को पलटने पर चलिए दोबारा फिर पलट दीजिए। तो यानी अंश का हर, हर का अंश बन जाएगा। तो ए डी बटा ए बी बराबर ए बटा ए सी। और बस प्यारे बच्चों हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बेटा ये। एक बार प्रश्न को पूरा देखें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा घा घड़ी। तो घा घड़ी प्रश्न नंबर है यहाँ पे 22 का घा लिख लें भैया। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न लिखने में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप। घा घड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न बराबर है x बटा बाई। ठीक है, अब देखो प्रश्न पढ़ रहे हैं। एक बटा यानी एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों अंश में 1 घटा दीजिए। तो x - 1 बटा बाई अंश में यानी कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। तो अंश में से 1 घटा दो तो 1/3 हो गई है। इस प्रकार अब इसको हल करिए। तो इसका इसमें करो तो हो जाएगा 3x - 3 बराबर बाई। ठीक, बाई को उधर ले आओ। 3x - बाई बराबर 3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद वह 1/4 हो जाती है, यानी 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब की बार हर में 8 जोड़िए। तो पहले तो x बटा बाई लिख लो। ठीक है, तो हर में 8 जोड़ दो तो ये भिन्न हो जाती 1/4 हो जाती है। ठीक, अब इसको हल करिए। जब इसको हल करेंगे, देखो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। ये हमारी बेटा शर्त नंबर, इसकी शर्त नंबर फर्स्ट है और ये हमारी शर्त है इसकी सेकंड, यानी दूसरी बात कह रहा था ये। चलिए इसको हल करिए। तो इसका इसमें तो ये हो जाएगा 4x बराबर बाई प्लस 8। इसको उधर ले आओ तो 4x माइनस बाई बराबर 8। ये समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो इन दोनों को पास पास लिख लो। तो 3x - बाई बराबर 3। इसके बाद 4x - बाई बराबर 8। तो प्यारे बच्चों खाली चिन्ह बदलना आपको। तो ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो और ये माइनस कर दो। तो ये दोनों कट गए तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा, इधर माइनस का 5 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 5 निकल के आएगा। तो समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो 1 में रखने पर x बराबर 5 निकला तो समीकरण नंबर 1 में लगा दो। तो यहाँ पे 5 रख दो x की जगह पे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये 3 गुणा 5 माइनस बाई बराबर 3। तो ये 15 बन जाएगा। तो 15 माइनस बाई बराबर 3। तो एक काम करो, 3 को उधर ले आओ, बाई को उधर भेज दो। तो 15 माइनस 3 बराबर बाई। तो बाई बराबर हमारा 12 निकलेगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों भिन्न बराबर नई लाइन से लिखेंगे। तो भिन्न हमने शुरुआत में x बटा बाई मानी थी। ठीक है, तो x का मान 5 निकला तो 5 और बाई का मान 12 निकला तो 12। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भैया एक बार प्रश्न को पूरा देखें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा यहाँ खाली, यानी इसका 5वां प्रश्न नंबर 5 है। थोड़ा पढ़ के सुना दे आपको। यहाँ पे देखो, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अच्छी बात है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्रश्न तो आपने देख लिया और कैसे करेंगे देखना वापस को। तो जब भी संख्या पर आधारित प्रश्न होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे माना इकाई का
अंक बाई तथा धाई का अंक x है। ठीक है, तो फिर नई लाइन से अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या बराबर 10x + 22। ठीक, तो प्यारे बच्चों सूत्र मान के चलिए। आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, दो अंकों से बनी दो, पहले देखो यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखा हुआ है यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक x और एक y है, तो इनका अंतर, तो x - y बराबर 2। ये समीकरण नंबर पहला लिख लीजिए। अब यहाँ शुरुआत से देखिए, दो अंकों से बनी एक संख्या, ठीक है, एवं यानी दो अंकों से संख्या यही बनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x + y। ठीक है, यानी दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। देखो दो अंकों से बनी संख्या ये होगी हमारी 10x + y। अब इसके अंक पलटिए, तो अंक पलटने का अर्थ है x y के स्थान चेंज कर देना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10y, यहाँ लिख देंगे x। ठीक, ये अंक पलट गए। ठीक, अब इन दोनों का योग कितना है, पहले ये संख्या, फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, यानी ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों का जोड़ बराबर है 66। अब इसको हल करिए, तो 10x और x 11x प्लस 22 और 10y 11y बराबर 66। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 11 कॉमन ले लो। जब यहाँ से 11 कॉमन लेंगे हम, तुम्हारा x + y बराबर हो जाएगा 66। तो 11 × 11, 11 × 6 = 66, तो x + y बराबर हो जाएगा 6। तो ये हमारा समीकरण नंबर बनेगा 2। तो समीकरण 1 तो ये बना चुके हैं हम, और दूसरा ये है। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो x - y बराबर 2 और x + y बराबर 6, तो इन दोनों काट दो, तो x 2x हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 हो जाएगा। 2 × 2 2 × 4 8 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4। समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 4 निकला है, तो x बराबर 4 समीकरण नंबर 2 में लगा दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 + y बराबर 6। अब 4 को उधर भेज दीजिए, तो y बराबर 6 - 4, तो y बराबर हमारा 2 हो जाएगा। तो जो हमने संख्या मानी थी, संख्या बराबर 10x + y मानी थी, तो x y के मान यहाँ लगा दीजिए। तो 10 × x का मान कितना, 4 है, और y का मान 2 है, तो ये 40 + 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 42। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला देखिए। तो प्यारे बच्चों 22 का 4 चम्मच है, तो इसकी हमने टेबल बना रखी है इतनी। अब इसकी हमें क्या करना है, इसमें x y के मान ज्ञात करने। तो यहाँ पे इसकी माध्यिका दे रखी है, माध्यिका 28.5। तो इस माध्यिका से ये पता चलता है कि इसमें माध्यिका का सूत्र ही लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी हमें। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखना। तो ये 5 है, तो 5 को यहाँ लिखेंगे, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x हो जाएगा, फिर 5 + x में 20 जोड़ेंगे तो 25 + x हो जाएगा, और 25 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 + x, फिर 40 में इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 40 + x + y हो जाएगा, फिर इसमें ये जोड़ेंगे तो 45 + x + y। तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं, हमेशा इधर बारंबारता का जोड़ कितना, 60 है भैया। बारंबारता का जोड़ कितना है, 60 है। तो ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं, और ये 60 है, n का मान भी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर लिख लें, n बराबर। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ तक उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो हमें ये दोनों कर देने बराबर, तो आपका ये हो जाएगा, यानी कि 45 + x + y बराबर 60। 45 को उधर भेजेंगे तो x + y बराबर 60 - 45, तो x + y बराबर हो जाएगा 15। ये समीकरण नंबर 1 हो गया।
अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इस माध्यिका की जरूरत है। तो माध्यिका हमारे पास है 28.5, कितनी है 28.5। अब 28.5 वर्ग अंतराल में कहाँ पर है, तो 28.5 वर्ग अंतराल में यहाँ पर है प्यारे बच्चों। देखो 20 और 30 के बीच में आएगा, तो इसी के सामने वाला मान हो जाएगा एल, तो एल बराबर हो जाएगा 20, एल बराबर हो जाएगा 20। और इसके सामने वाला ये हो जाएगा एफ, तो एफ का मान 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसके सामने से ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारा सी एफ, संचयी बारंबारता जिसे बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब लगाएंगे सूत्र। तो माध्यिका बराबर जो सूत्र होता है हमारा, माध्यिका बराबर सूत्र होगा एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ और बटा एफ इंटू एच। एच क्या है प्यारे बच्चों, यानी वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है। देखो तो हर जगह 10-10 का अंतर है, तो एच का मान हो जाएगा हमारा 10, ठीक। चलिए अब इसमें मान रखिए। तो माध्यिका हमारे पास है 28.5 और एल का मान देखो 20 है। यहाँ पे एल का मान कितना रहा, एल का मान 20 है, तो यहाँ पे 20 लगा देंगे, तो हो जाएगा 20 प्लस एन का मान 60 है। अरे भैया एन का मान कितना 60 है, देखिए ना, ये रहा एन का मान 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 बटा 2 और माइनस सी एफ का मान, सी एफ का मान ये रहा 5 प्लस एक्स। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। और बट्टे में लिखेंगे एफ का मान 20 है, तो 20 लिखेंगे, ठीक। कोष्ठक थोड़ा बड़ा करें इसको, और एच का मान 10। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 निकाल दीजिए आप, 20 को उधर भेजो, तो 28.5 माइनस का 20 बराबर, तो ये 60 है, 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो 30 माइनस 5 माइनस एक्स और बटा 2 बचेगा। अरे भैया 2 1 2 30 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बचेगा हमारा 8.5 बराबर, और यहाँ पे बचेगा प्यारे बच्चों 25 माइनस एक्स बटा 2। अब इसके नीचे कर लीजिए एक, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 25 माइनस एक्स बराबर इसका इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17 इतना हो जाएगा। अब एक काम करो, एक्स को उधर भेज दो, एक्स को उधर भेजो, 17 को उधर ले आओ, तो 25 माइनस 17 बराबर एक्स। अब इसमें घटाओ, 15 में तो 7 गए, 8 बचे हैं, ठीक, कितने 8, तो एक्स बराबर 8 निकल के आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब x का मान 8 निकल के आ गया तो समीकरण नंबर 1 में लगा दो यहाँ पर, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा x की जगह पे 8 लगाना है, तो 8 प्लस y बराबर 15 और 8 को उधर भेज दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, ठीक, सही है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा y बराबर 7, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। प्यारे बच्चों का प्रश्न को मिला लें हम, फिर इसके बाद आपको दिखा रहे हैं 4 चम्मच 22 का 4 चम्मच है यार, कहाँ है ये, हाँ ठीक है, x का मान 8 है, y का मान 7 है, ठीक है। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए। और प्यारे बच्चों प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भैया, ठीक, बोर्ड की परीक्षा में आने के चांस बहुत है ये, और कई बार आ भी चुका है ये। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो देखो ये जो बारंबारता का योग होता है, एक बार यहाँ पे फिर बता दें आपको, ये जो बारंबारता का योग होता है इसके बराबर होगा, हमेशा बता रहा हूँ, ये दोनों संख्या आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला समीकरण बन गया ये वाला हमारा, ठीक है। इसके बाद सूत्र लगा दिया हमने ये। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 23। और प्रश्न नंबर 23 में देखो बेटा प्रश्न दिया हुआ है लेकिन उसकी टेबल नहीं दी है, ठीक है। तो इसकी टेबल हमने बना दी है। देखो प्रश्न नंबर 23 की टेबल जो हमने बना रखी है ये वाली टेबल है, ठीक है। नहीं बनी है तो आप बना लेना यहाँ पर। तो यहाँ पे इसकी माध्यिका 46 है और बारंबारता 230 है, तो F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल बिल्कुल इसी की तरह है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, कुछ नया नहीं करना है इसमें, बस x और यहाँ पे x y दे दिया, तो यहाँ पे F1 और F2 दे दिया, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं देखना भैया। तो यहाँ पे माध्यिका हमारी 46 है और यहाँ पे माध्यिका 28.5 थी, यहाँ पे बारंबारता का योग 60 है, यहाँ पे कुल बारंबारता 230 है, बिल्कुल यही सवाल है। उसे कैसे करते हैं देखना भैया। तो प्यारे बच्चों मैंने टेबल बना दी, और ये चीज़ मैं पहले बता रखा हूँ कि ये प्रश्न नंबर 23 में ये टेबल नहीं दे रखी थी, ठीक है। तो ये टेबल हमने बनाई किताब से, देखिए
ठीक है, चलिए कैसे करते हैं देखना है यहाँ पर। तो इसके लिए संचयी बारंबारता निकालेंगे। बिल्कुल सवाल नंबर 23-22 के चा की तरह है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। चलिए संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे देखना। तो सबसे पहले तो 12 यही लिख लिया जाएगा। अब 12 में 30 जोड़ेंगे, हम इस 12 में 30 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 42, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 42, और फिर 42 में ये F1 जोड़ेंगे। जब 42 में F1 जोड़ेंगे, कहीं यार गलती तो नहीं हो गई है ये, 42 में F1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 42 प्लस F1। फिर 42 में 65 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 107 प्लस F1। फिर 107 में ये जोड़ेंगे तो 107 प्लस F1 प्लस F2। फिर 107 में तो 26 जोड़ेंगे तो 133, ठीक। तो F1 प्लस F2, ठीक, ये F1 प्लस F2 लिखा हुआ है। अब 133 में 18 जोड़ेंगे तो 151 प्लस F1 प्लस F2 ये। तो प्यारे बच्चों इस बारंबारता का जोड़ दे रखा है 230, 230। तो ये दोनों संख्या आपस में बराबर होती हैं, ये दोनों संख्या आपस में बराबर होती हैं, और ये जो मान होता है वो n का होता है। तो इन दोनों को बराबर करिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 151 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 230। अब 151 को उधर भेजिए तो F1 प्लस F2 बराबर 230 माइनस 151। तो 230 में से 151 घटाएंगे तो हमारा ये बचेगा F1 प्लस F2 बराबर 79। ये समीकरण नंबर 1 बन गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे दोबारा से फिर देखिए टेबल को। अब इसमें जो माध्यिका दे रखी है, माध्यिका, जो इसमें माध्यिका है वो हमारी है 46। कितनी है माध्यिका? इसमें 46 है। अब इस माध्यिका का काम क्या वो देखिए। अब प्यारे बच्चों 46 है वो किसके बीच में आता है? अरे भैया ये 46 है किसके बीच में आता है? इसके बीच में आता है 46। तो इसके सामने वाला ये बन जाएगा एल, तो एल का मान 40 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका एफ, एफ का मान 65 हो जाएगा। अब इसके सामने से ऊपर वाला सी एफ बन जाएगा, ये सी एफ, ठीक, इतना। चलिए अब लगाएंगे यहाँ पर सूत्र हम, ठीक। तो एल का मान 40, एफ का मान 65 और सी एफ का मान ये सूत्र में लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर सूत्र होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ और बटा एफ इंटू एच। एच का अर्थ है यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है? 10-10 का अंतर है, तो एच का मान 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो एच बराबर 10। चलिए मान लगाइए। तो प्यारे बच्चों माध्यिका कितनी है हमारी? 46, तो यहाँ पे 46 लिखेंगे। एल का मान 40 है, ठीक, एल का मान 40 लिख दीजिए यहाँ पर, और प्लस एन का मान 230 है, तो 230 बटा 2, और सी एफ का मान ये रहा यहाँ पर, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो 40 माइनस F1 हो जाएगा, और बटा एफ का मान 65 है तो 65 इंटू एच हो जाए, सॉरी एच का मान 10 लग जाएगा, ठीक है, 10 है यहाँ पर। चलिए थोड़ा इसको और आगे करते हैं हम। 40 को उधर भेजो तो 46 माइनस 40 बराबर, तो प्यारे बच्चों से काटेंगे हम, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 115। तो 115 माइनस 40 माइनस F1 और बटा ये 5 से उससे काट दो, 5 से काट दो, हाँ देखो 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, 5 3 15, तो यहाँ बचेगा 13 और बाहर रह जाएगा हमारा 2, तो इधर बचेगा 6। तो 115 में से 40 घटा देंगे, जब 115 में से 40 घटाएंगे तो हमारा बचेगा, हमें तो लग रहा गलत कर दिया क्या हमने कहीं, 40 नहीं यार 42 है यहाँ पर। कितना? 42 है, ठीक, 42 करो भैया यहाँ पर, ठीक, 42। जब इसे घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है, और 8, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है, इतना 73 और माइनस F1 और बटा 13, तो यहाँ पे रहेगा 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 का गुणा ऊपर होगा। एक काम करिए, देखो 2 एकन 2, 2 3 अच्छे ऐसे भी काट सकते हैं इसे, ठीक है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कर लो,
तो इसका गुणा इसमें करो या इसका इसमें कर लो। जब इसका इसमें करेंगे, किधर से भी कर लीजिए यार, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो 73 माइनस F1, हमने इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, तो 13 तिया 39 हो जाएगा। अब एक काम करो, F1 को उधर भेजो, 39 को उधर ले आओ, तो 73 माइनस 39 बराबर हो जाएगा F1। जब 39 में से हम 73 घटाएं, कहाँ चला गया यार, गलत हो गया कहीं पे, हमें पता है। कितना हो जाएगा ये, चलो घटाओ, देखो कितना बच रहा है। 13 में से 9 जाएंगे, 13 में से 9 जाएंगे, 4 बचेगा। यहाँ पे कितना रह गया है, 6, और 6 में से 3 गया 3, तो F1 बराबर हमारा निकला 34। F1 बराबर 34 निकला। और ये वाला मान प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1 में रखने पर, एक समीकरण का ये बहुत देर से इंतजार कर रहा है, देखो ये, ठीक। F1 यही तो है, समीकरण नंबर पहला हमारा यही तो है, ठीक है। तो F1 की जगह पे यहाँ पे हमें कितना 34 लगा देना, ठीक है। तो नई लाइन से लिखेंगे हम 34 प्लस F2 बराबर 79, ठीक है। तो 34 को उधर भेज दीजिए। जब 34 को उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा F2 बराबर 79 माइनस 34, ठीक है। जब इसे माइनस करेंगे हम, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचा, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक। एक ये F1 का मान 34 निकला है और F2 का मान 45 निकला, ठीक। चलिए भैया प्रश्न को नोट कर लीजिए जल्दी से आप, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 22 का चा, ये 23 बिल्कुल एक जैसे प्रश्न है आपके, ये बस खाली मान संख्याएं बदल गई हैं और होगा बिल्कुल उसी की तरह। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए अब आप। अब यहां से प्रश्न नंबर 23 का, अथवा यदि -5 द्विघात समीकरण इतने का एक मूल है, तो यहाँ पे x की जगह पे -5 रखेंगे, ठीक। तो p का मान मिल जाएगा। फिर द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे देखना, प्रश्न तो आपने देख लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम 23 का अथवा, ठीक। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² प्लस का px माइनस का 15 बराबर 0, ये है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो एक मूल दे रखा है, जो एक मूल दे रखा है इसने -5, तो x बराबर -5 रख दो, x बराबर -5 रखने पर, तो x की जगह -5 लगाइए। तो यहाँ पे 2 -5 का वर्ग और प्लस p और -5 -15 बराबर 0। और प्यारे बच्चों कभी कभार जीभ लग जाती है, यानी कि थोड़ा सही नहीं बोल पाते। अब 3 घंटा लगातार बैठे रहते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है भैया, ठीक है। चलिए भैया थोड़ा देखिए अगला। अब बताओ, रात्रि में वीडियो बना रहे हैं, प्यास लग रही, पानी भी तो नहीं है जो गला साफ हो जाए हमारा। तो भैया माफी चाहता हूँ, कभी कभार शब्द थोड़ा गलत निकल जाए। चलो देखिए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैंने समीकरण लिखा, पर एक मूल -5 है, तो इसमें x की जगह पे -5 रख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से p का मान मिल जाएगा हमें, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये 5p हो जाएगा आपका। अब ये माइनस का 15 बराबर 0, तो आपका ये 50 हो जाएगा। तो 50 माइनस का 5p और माइनस का 15 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों 50 में से 15 घटाएंगे तो 35 बचेगा, ठीक। तो माइनस का 5p और प्लस का 35 बराबर 0, 35 को उधर भेज देंगे, तो माइनस का 5p बराबर माइनस का 35 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, तो p बराबर 7 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसमें एक दूसरा समीकरण दे रखा है यहाँ पर, वो है आपका ये p x² प्लस x और कोष्टक से बाहर k, सॉरी प्लस k है ऐसे करो, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए p का मान 7 निकाल चुके हैं, तो p की जगह पे 7 लिख दिए, लिख दो यहाँ पर। तो 7x² प्लस x और प्लस का k बराबर 0। तो इसमें 7 का अंदर गुणा करिए, तो 7x² और प्लस 7x और प्लस का k बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इसके मूल समान है, मूल
समान है। जब मूल समान होंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाएंगे हम, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा और बी का मान 7 हो जाएगा और के का मान के हो जाएगा, सॉरी सी का मान के हो जाएगा, ठीक। जब मूल समान होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाना पड़ेगा हमें। तो बी का मान 7 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर ए का मान यहाँ पे 4 और ए का मान 7 और सी का मान के बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा 7 7 49 और माइनस 7 चौक 28 के हो जाएगा बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 28 के को उधर ले जाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 49 बराबर 28 के, अभी 7 से कट जाएगा तो 7 चौक 28 और 7 7 49, तो 4 के बराबर 7, तो के बराबर 7/4। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए भैया तो पहले एक बार प्रश्न का आंसर देख लें तो आपको दिखा रहे हैं। यार ये तो माइनस दे रहा है, -7/4। अब मैं देख लें गलती कहाँ पर हो गई है। तो प्यारे बच्चों उसमें जो आंसर ही गलत है, हमारा सही प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल सही लगाया। चलिए भैया जल्दी से नोट करिए। तो जो यहाँ पे आंसर में ये दे रखा है -7/4 दे रखा है, -7/4। तो प्यारे बच्चों माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस ही चिन्ह आएगा, वो गलत है उसमें। चलिए भैया प्रश्न नंबर 24 कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। अब आप पहले 24 दिखा दी प्रश्न नंबर आपको। प्रश्न नंबर हमारा 24 है। भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी px ज्ञात कीजिए, ठीक। कैसे करेंगे देखना, अभी कितना रह गया प्रश्न इसमें, ठीक। चलो इसको कैसे करते हैं देखना भैया यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर लिख लें हम 24। तो जरा ध्यान समझना, देखो भूमि पर स्थित बिंदु x से, यानी प्यारे बच्चों एक पहले सरल रेखा बनाएंगे इस प्रकार, ठीक। यहाँ पे एक बिंदु x है, ठीक, और यहाँ से इसके दूसरे सिरे पर यहाँ से एक मीनार खड़ी है PQ, ठीक। यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे PQ, इस प्रकार ये है। तो यहाँ पे लिखो P और यहाँ पे लिख लो Q, ठीक। ध्यान समझते चलना है। देखो भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, ये PQ हो गया, के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी कि यहाँ से देखो बिंदु x से और टावर के शिखर का ये, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है इस प्रकार। और देखो ये पटरी से खींचना है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 अंश। फिर आगे कह रहा है बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर, बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर, ये 40 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक, अच्छी बात है। बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु y, तो यहाँ पे बिंदु लिखेंगे y, बिंदु y से उन्नयन कोण 45, यानी बिंदु y से Q का उन्नयन कोण, यानी बिंदु y से Q का उन्नयन कोण ये 45 अंश। अब इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक। तो प्यारे बच्चों जब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो एक रेखा में ऐसे और खींचनी पड़ेगी ये, तो ये वाला कोण बना 45 अंश का हमारा, ठीक है। और ये वाली दूरी हमारी 40 मीटर है और यहाँ पे लिख लो A लिख लीजिए, ठीक है आप इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या क्या पूछा है, PQ की ऊंचाई, तो PQ तो यानी प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई पूछी कितनी है, ठीक है। जब ये वाली भुजा हमारी 40 है तो ये कितनी होगी, ये भी 40 होगी, तो ये वाली एच कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इस पूरी के मान बताना कितना है। और इसके बाद PX की दूरी ज्ञात कीजिए, PX, अब ये इसकी दूरी भी ज्ञात करनी है हमें, तो इसकी दूरी हमारी x है तो इसकी भी दूरी x है, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे देखना भैया। तो सबसे पहले लिखेंगे माना PQ एक टावर है, ठीक है, PQ एक टावर है। थोड़ी बहुत हिंदी लिख जरूर देनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ऊपर वाला ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज बाई ए क्यू में, तो प्यारे बच्चों tan 45 हो जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा H/x। अब आपको पता है tan 45 का मान 1 होता है,
तो h बट्टा x, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लीजिए, तो x बराबर हमारा हो जाएगा h। ठीक, अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे एक्स पी क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज एक्स पी क्यू में, तो अब लगाएंगे tan 60। ठीक, तो ये देखो प्यारे बच्चों ये पूरा लंब हो जाएगा ना, तो 40 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, 40 प्लस एच और बटा एक्स। अब tan 60 का मान √3 होता है, तो 40 प्लस एच बटा, अब x का मान कितना, x का मान h है, तो यहाँ पे h लगा दीजिए। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो √3h बराबर 40 प्लस h। अब इस h को उधर ले आओ, तो √3h माइनस का h बराबर 40 हो जाएगा। अब यहाँ से हम h कॉमन लेंगे, जब यहाँ से h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लग जाएगा भाग, तो h बराबर हो जाएगा 40 बटा √3 माइनस 1। अब इसका परमीकरण करेंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 40 √3 प्लस 1, और ये एक बार प्लस एक बार माइनस बन जाएगा, तो 3 माइनस 1 बन जाएगा आपका। तो ये 40 √3 प्लस 1 और बटा ये 2 बचेगा, 2 1 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 √3 प्लस 1। ये हमारा एच का मान निकला। ठीक, अभी हम आंसर देख लें किस रूप में दे रहा है, ये वैसे ही हल करते हैं इसको। ठीक है, 24 नंबर है ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें √3 का मान लगाना पड़ेगा। यहाँ पे √3 का मान लगाएंगे, ठीक, तब आंसर निकलेगा। चलिए भैया देखिए, एक बार यहाँ तक प्रश्न पूरा देख लें आप, फिर इसके बाद आगे हल कर रहे हैं। पूरा देख ले प्रश्न आप। ठीक, और प्यारे बच्चों जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक, आपका कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता, बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। चलिए भैया, अब यहाँ पे थोड़ा इससे आगे हल करेंगे, तो √3 का मान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेज खत्म हो गया, तो यहाँ से हल करेंगे इसको। तो हमारा जो h बराबर है 20 और √3 का मान होता है 1.73। ठीक, 2 और प्लस 1, तो हो जाएगा 20। अब इसे जब जोड़ेंगे तो 2.73 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5 और 10 और ये 0, और 10 होने से पीछे कितने अंक हैं प्यारे बच्चों, 10 होने से पीछे 3 अंक है, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। तो हमारा h बराबर इतना निकल के आ गया, यानी h बराबर निकला है 54.64 इतना। और ये समीकरण नंबर 1 कर लीजिए इधर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 1 में रखने पर, तो h का मान इतना निकला है, तो h का मान यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर निकलेगा हमारा 54.64 मीटर। अब प्यारे बच्चों x दूरी हमने कौन सी मानी थी भैया, x वाली दूरी यही तो मानी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे px बराबर, px बड़ी x लिखी, px बराबर कितना निकल गया, px बराबर हमने x माना था, तो px बराबर x का मान 54.64 मीटर। अब प्यारे बच्चों ये वाली दूरी निकल के आ गई हमारी, ये वाली। ठीक है, अब हमें इसकी ऊंचाई चाहिए टावर की, तो pq बराबर, तो नई लाइन से लिखेंगे pq बराबर 40 प्लस h, तो ये 40 प्लस h का मान कितना है, 54 है, तो यहाँ पे 54.64, तो इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा हमारा 94.64 मीटर हो जाएगा pq बराबर। ठीक, ये इसका आंसर आ गया पूरा। ठीक, जल्दी से नोट करिए, प्रश्न को एक बार फिर दोबारा से देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका अथवा है। देखो आपको एक साइड का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ये नहीं उसमें 5 हल कराएं तो आप 5 ही कर रहे हो, नहीं आप 6 सवाल, 6 सवाल सब लगाइए आप। चलिए यहाँ पे लिख लें हम 24 का अथवा।
पहले प्रश्न पढ़ के सुना दे एक बार हम आपको, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर है हमारा, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 40 अंश देखा गया, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम मान के चलें ये एक नदी बनाएंगे, ठीक, और ये हमारा एक पुल है। तो प्रश्न को पढ़ रहे हैं, एक नाव, और मान लो नाव यहाँ पर आई, ठीक है, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, यानी यहाँ ये नाव है तो ये पुल की ओर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से इसका जो कोण है वो 30 अंश है, हमारा कितना है 30 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 अंश। फिर इसके बाद नाव के उसी 4 से 4 मिनट में, अब देखो 4 मिनट में, यानी कि जब नाव पहले यहाँ थी तो 4 मिनट बाद नाव यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो कोण 30 से उसका 60 हो गया। कितना हो गया 60 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 अंश। देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, 4 सेकंड लगा, तो 4 लिखेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा मैं यही बताना, तो मान के चले ये वाला समय हमारा x लगेगा। तो A B C और ये D हो गया हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे और कुछ तो पूछा नहीं है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे माना DC एक पुल है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, इसकी ऊंचाई h कर लीजिए। तो समकोण त्रिभुज पहले यही ले लें, हमें x का मान ज्ञात करना है इसका, ठीक। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, तो यहाँ पे लिखो tan 60, तो h बटा x हो जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है, तो h बटा x इसका गुणा करा दीजिए। तो इसका इसमें तो h बराबर हो जाएगा √3x इतना, ठीक है। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ACD लेंगे, ठीक है, ACD। तो यहाँ पे लिखेंगे, यार यहाँ पे समकोण गलत लिख दिया हमने, समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30, तो h बटा 4 प्लस x हो जाएगा ये, और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, और h का मान कितना निकाला हमने, h का मान √3x निकाला, तो h की जगह रख दो √3x बटा 4 प्लस x। इसका कैसे गुणा करिए, तो देखो बेटा इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यानी 3x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे 4 प्लस x हो जाएगा। अब x को उधर ले आओ, तो 3x माइनस x बराबर 4, ठीक। ये 2x बराबर हो जाएगा 4, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 मिनट। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि x का मान 2 निकला है, तो x का मान 2 यहाँ रखेंगे, तो जब नाव पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में इसको 4 मिनट का समय लगा, फिर यहाँ से पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए भैया प्रश्न को नोट करिए जल्दी से आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 24 के बाद 25 ही होगा, वो कैसा है वो देखते हैं। अभी पहले इसको दिखा दें आपको। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है, ठीक। कैसे करते हैं देखना है इसको। तो प्रश्न नंबर हमारा 25 है, तब लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु बराबर 22 वर्ष, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा आपको नोट पॉइंट लिखा दें, पहले उन्हें देख लीजिए आप, ठीक। और ये भूलना मत, बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखो ये अलग से लिखना, ठीक है, आयु पर आधारित,
आयु पर आधारित प्रश्न। ठीक, इन्हें अलग नोट पॉइंट जगह अच्छी जगह लिख देना। तो नंबर 1, पहले या पूर्व के लिए घटाते हैं। ठीक, पहले या पूर्व के लिए घटाएंगे। दूसरी बात, बाद। ठीक, बाद या पश्चात के लिए जोड़ते हैं। देखो, पहले या पूर्व के लिए घटाते हैं, बाद या पश्चात के लिए जोड़ते हैं। इसके बाद तीसरी बात ध्यान रखेंगे, गुणा हमेशा छोटी संख्या में करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। देखो, पहले पूर्व एक ही शब्द है। ठीक है, पहले चाहे पहले बोल दो चाहे पूर्व बोल दो, तो पहले या पूर्व के लिए घटाते हैं, बाद या पश्चात के लिए जोड़ते हैं, गुणा हमेशा छोटी संख्या में करते हैं। चलिए अब सवाल देखिए आप। तो हमने माना पिता की आयु यानी पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब प्यारे बच्चों, आपको इसमें ये तो पता होगा कौन बड़ा कौन छोटा है। देखो, पिताजी बड़े हैं यानी ये संख्या बड़ी, x वाली संख्या बड़ी होगी और y वाली संख्या छोटी होगी। ठीक, इसमें पहले तो यही जानना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम। तो प्रश्न कह रहा है 7 गुनी है। क्या गुनी है? 7 गुनी है। देखो, यानी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो पहले x बराबर y कर दीजिए आप, x बराबर y। इसमें जोड़ने घटाने के लिए नहीं बोला गया। ठीक है, 7 गुनी है तो गुणा हमेशा छोटी संख्या में होता है। तो ये बड़ी और ये छोटी है, तो इसमें 7 गुणा कर दीजिए। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। अब इसके बाद आगे देखिए, 2 वर्ष पहले पहले के लिए घटाते हैं, तो यहाँ पे x लिखेंगे, इधर y लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले दोनों में 2 घटा दीजिए। देखो, x वाली संख्या बड़ी है और y वाली संख्या छोटी है। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो 2 वर्ष पहले 13 गुनी, तो देखो ये छोटी है, सॉरी ये बड़ी है और ये छोटी है, तो गुणा हमेशा छोटी में होता है। तो 13 गुनी, तो इसमें 13 गुणा हो जाएगा। बस, अब इसको हल करिए, x माइनस 2 बराबर 13 का बाई में करेंगे तो 13 बाई हो जाएगा और ये माइनस का 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज आपको पता है, देखो x बराबर 7 बाई है, तो x की जगह पे 7 बाई लगा दो ना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा देखिए। अरे भैया, x बराबर 7 बाई रखने पर तो उसमें x की जगह पे 7 बाई लगा दो, तो देखो 7 बाई माइनस का 2 बराबर 13 बाई और माइनस का 26। अब इसको 13 बाई को उधर ले आओ, तो माइनस का 7 बाई और माइनस का 13 बाई बराबर माइनस का 26। इसको उधर ले जाओ तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? ये माइनस का 20 हो जाएगा। क्या ये? अच्छा, गलती कर दी हमने यार, प्लस का 7 बाई होगा ना, तो यहाँ पर बचेगा 6 बाई, माइनस का 6 बाई बराबर इधर माइनस का हो जाएगा 24, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 6 कंचे 6 चौक 24, तो बाई बराबर हमारा निकलेगा 4 वर्ष। बाई हमने किसको माना था? बाई लड़के की उम्र को माना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो बाई बराबर 4 निकला, तो बाई का मान 4 यहाँ लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? तो x बराबर हो जाएगा 7 गुणा 4, तो 7 चौक 28 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, ये लड़के की आयु निकली है और ये पुत्र की आयु निकली, तो नहीं लाइन से लिखेंगे पिता की वर्तमान, यार गलत लिख दिया, पिता की वर्तमान आयु बराबर 28 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी निकलेगी? 4 वर्ष निकलेगी। ठीक, ये हमारा आंसर है। अरे दशमलव मत समझना, 4 वर्ष है ये। ठीक है, यहाँ पे दशमलव की बात भी नहीं की गई है। चलिए भैया, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद फिर अगला देखिए, प्रश्न नंबर इसका अथवा। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका अथवा कैसे होगा वो देखिए। 25 का अथवा, तो यहाँ पे मूल दे रखे हैं 3, 1/2
और इसके बाद -1। तो यहाँ पे त्रिघात समीकरण ज्ञात करना प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे ज्ञात करना त्रिघात समीकरण। तो 3 मूल है तो त्रिघात समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करें, अल्फा बराबर, और देखो अगर आपने एनसीईआरटी किताब पढ़ी है तो प्यारे बच्चों ये एनसीईआरटी किताब में नहीं है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के हाँ एक प्रश्नावली है, उसमें उदाहरण में शायद है, और विविध वाली प्रश्नावली में सवाल है ये, लेकिन आपने अगर विविध पढ़ी तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 3 मूल है, 1 2 3। तो पहला अल्फा हो जाएगा, अल्फा बराबर 3 हो जाएगा, ठीक, अल्फा बराबर 3, यानी अल्फा बराबर 3, और बीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1/2, और गामा बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, इसका मान 3, इसका मान 1/2 और इसका मान -1। यार पेन भी तो नहीं चल रहा इतना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 3 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 घटाओ तो यहाँ पे 2 + 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 5/2 निकला। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकला 5/2। अब इसके बाद दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, ठीक, यानी यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये सूत्र होता है एक। अब यहाँ पर अल्फा का मान कितना, मान लगाने इसमें, अल्फा का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3, और बीटा का मान 1/2, फिर ये प्लस, फिर बीटा का मान 1/2 और गामा का मान -1, फिर प्लस इसका मान, गामा का मान -1 और अल्फा का मान 3। अब इसको हल करना है हमें, तो हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसके हर समान है, जब हर समान है 3 में से घटा दो तो 2/2 -3, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 -3, तो आपका -2 बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये निकला है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये चीज़, ठीक। अब इसके बाद मूलों का गुणनफल, ठीक, मूलों का गुणनफल होता है हमारा अल्फा बीटा गामा बराबर, ठीक है, इसका मान चाहिए हमें। अब अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान कितना है, तो यही वाले मान, आपको यही 3 मान रखने हैं हर बार, ठीक है। तो अल्फा का मान है 3 और बीटा का मान है 1/2 और गामा का मान है -1, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों -3/2, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, तो इसका सूत्र होता है x⁻³ माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर ये x² होगा, फिर इसके बाद प्लस, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहाँ पे x होगा, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये त्रिघात समीकरण का सूत्र होता है। तो प्यारे बच्चों x⁻³ माइनस, अब इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ये देखो निकाल चुके 5/2, तो यहाँ पे लिख दो 5/2 और यहाँ पे x², ठीक, पीछे से। अब इसका मान कितना निकला, -2 निकला, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे x, फिर माइनस इसका मान कितना निकला है, -3/2 निकला है, तो -3/2 लगा दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए आप इसको, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x⁻³ माइनस ये 5/2 x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये 2x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस ये 3/2 हो जाएगा, बराबर 0। अब मिलाओ इसका आंसर इतना आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो हाँ प्यारे बच्चों हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया, सही है, बस बराबर में 0 नहीं लगा तो वो लगा भी सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया प्रश्न को पूरा देखिए। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।